नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस में। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला। मुजफ्फरपुर में निकाला गया जागरूकता रथ। बीजेपी का बड़ा ऐलान, सुशील कुमार मोदी होंगे बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार, मिल सकता है कैबिनेट में बड़ा ओहदा। सदन में हुए विवाद पर गिरिराज का बयान, नीतीश की गलती का दुष्परिणाम है तेजस्वी का घटिया बयान। और जदयू विधायक के करीबी पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर से लोगों में दहशत बढ़ गई है, तो वहीं सरकार की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वहीं राज्य में मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो 31 नवंबर से लागू होगा। तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करने में लगे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन वाहन जांच के दौरान बस डिपो, रेलवे स्टेशन, गांव-गांव में जागरूकता रथ सहित कई ऐसे हथकंडे अपना रही है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लगातार यहाँ मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, सबको मास्क पहनाया भी जा रहा है। अभी रसीद नहीं मिले तो फाइन नहीं किया रहा, जागरूकता फैला करके सबको प्रेरित किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहनें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। यही नहीं, राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुशील मोदी को फोन कर बधाई दी है। वैसे राज्यसभा की इस एक सीट पर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है और इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि रामविलास पासवान भाजपा और जदयू के सहयोग से 2019 में निर्विरोध चुने गए थे। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही राज्य में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के राजापुर बाजार पर कुचायकोट जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के 3 करीबी को गोली मारी गई है। वारदात शनिवार की सुबह की है। गोली लगने से देवेंद्र पांडे नामक शख्स की मौत हो गई है। उसके अलावा एक और शख्स की मौत हुई है। तो वहीं पप्पू पांडे एक अन्य की हालत गंभीर है, तो वहीं इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। तो वहीं 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भाकपा माले ने किसान विरोधी कृषि बिल वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों के समर्थन में अररिया प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया और प्रदर्शन किया। आपको मान मर्यादा रहेगा, नहीं ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो आने वाला दिन जो है ये बहुत खतरनाक दिन आएगा कि आपको दिल से देश से एक प्रधानमंत्री के रूप से आपको देश से जाना होगा और आपको देश को प्रधानमंत्री से इस पद को हटा के बिहार भेजेगा और धरना के माध्यम से पूरा देश आपको जान गया है कि आप हिंदू मुस्लिम करके सत्ता चलाने वाले लोग राम मंदिर करके लोग आज राम मंदिर के बात पर सत्ता चलाने वाले लोग आज आपका चरित्र को जान गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोप पर तल्ख बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश की गलती का दुष्परिणाम ही तेजस्वी का बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा की राजनीति या आज तक का परिपाटी का जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है, वह कह भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूल तो नीतीश जी से हुई है। जो कल नीतीश जी भी कह रहे थे कि लालू यादव को उन्होंने विधानमंडल दल का नेता बनाया था, मुझे पूरा ध्यान है। उन्होंने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम भी वो बनवाए थे और इसी भूल का दुष्परिणाम है। सभा की राजनीति या आजकल तक के परिपाटी का जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया, वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल तो नीतीश जी की हुई, जो कल कह भी रहे थे कि लालू यादव जी को उन्होंने विधानमंडल का नेता बनाया था।
मुझे पूरा ध्यान है, और वो भी कल कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी वही डिप्टी सीएम बनाए थे। ये भूल उन्होंने जो की है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव इतने घटिया शब्द का प्रयोग नीतीश जी के व्यक्तिगत जीवन पर लगाया, जिससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। एक शब्द तो पुत्र के विषय में ऐसा कहा जो मैं बोल भी नहीं सकता। पटना डीएम कुमार रवि और कमिश्नर संजय अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे राजधानी को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान फिर से शुरू हो गया है। यह अभियान पटना के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका बोरिंग रोड कंकड़बाग स्टेशन रोड से शुरू हुआ है। शहर को जाम से मुक्त करने को लेकर के यह अभियान चलाया गया है। स्टेशन के पास काम कर रहे हैं और एक राजा बाजार एरिया में काम कर रही है, कंकड़बाग में काम क्या कर रहे हैं सब ठीक किया जाए। और एक कंकड़बाग में है, दूसरा बोरिंग रोड में, तीसरा स्टेशन रोड और उसके आसपास के इलाकों में है। इन सभी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी ओवर ब्रिज है उसके नीचे अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाएगा, क्योंकि कई स्थानों पर पुल निर्माण निगम के द्वारा उसको पार्किंग बनाया गया है, तो लोग वहाँ पार्किंग नहीं करके सड़क पर ही पार्किंग करते हैं, जिससे ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है। सर बोरिंग रोड के कई ध्यान दिया जाए। सर बोरिंग रोड के कई इलाकों में कार पार्किंग ये बन गया है, जो कार बेचने वाले पटना अररिया सहित पूरे बिहार में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बेली रोड, कारगिल चौक, अशोक राजपथ, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग सहित अररिया के पूरे शहर में कई इलाकों में भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के साथ अधिकारी सड़क पर वाहन जांच अभियान चला रहे हैं। वह बिना मास्क के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लोगों से जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इसी के लिए ये अभियान चल रहा है, ताकि बीमारी के प्रचार प्रसार को मतलब रोका जाए बीमारी को, और उसी में हम लोग जो है मास्क वगैरह का दंड वसूल रहे हैं। कितना का फाइन कर रहे हैं? 50 रुपया का प्रति व्यक्ति। यहाँ पे लग रहा है कि लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं क्या? लगभग 50 से 60% आदमी पहन रहे हैं, लगभग 40% आदमी नहीं पहन रहे हैं। मतलब लोगों में जागरूकता मतलब कमी देखा जा रहा है। जी। ये अभियान कब तक चलेगा? ये 10 दिसंबर तक का अभियान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर आलम, करता नगर परिषद अररिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा जिला किसान काउंसिलिंग मुजफ्फरपुर के द्वारा संग्रहालय परिसर के समीप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किसानों के हक की विभिन्न मांगों को लेकर के की गई है। संयुक्त राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय किसान सभा के नंद किशोर शुक्ला ने बताया कि पार्लियामेंट से जबरदस्ती पास करवाए गए हैं, उसे वापस लिया जाए और कानून के कारण जो किसानों के लागत से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वह आगे भी बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती पास कराए हैं उसको वापस लिया जाए। उस कानून के कारण जो किसानों को लागत से जो उनको एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो आगे बंद हो जाएगा। दूसरा, जो खेती है वो ठेका खेती के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कॉरपोरेट जो है वो किसानों से ज़मीन लेकर ठेका खेती करेगी, और जो पैदावार का जो मंडी में बिकती थी वो मंडी से बाहर बिकेगी। इसके अलावा जो जमाखोरी कानून जो सरकार ने पास किया है, पहले था जमाखोरी को ख़त्म करना, जमाखोरी होगी तो रेड होगा, जांच होगी। सरकार ने कानून पास किया कि जो खाने का सामान है और आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसका जितना स्टॉक रखना चाहे वो रख सकते हैं बिजनेसमैन लोग, और उनकी कोई रेड नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। जिसका नतीजा हुआ कि कानून पास होते ही चारों तरफ कीमतों में वृद्धि होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, प्राइस राइज होने लगा,
जो किसान का पैदावार है उसको उचित कीमत नहीं मिलता, लेकिन जो खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनको महंगा मिलता है और बीच में जमाखोरों को फायदा होता है। ये सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार और पटना में नीतीश सरकार, ये जमाखोरों और कॉरपोरेट की पक्षधर सरकार है। नाम लेती है किसान की, नाम लेती है जनता की, घरियाली आंसू बहाती है जनता के लिए, लेकिन लाभ पहुंचाती है कॉरपोरेट्स को, अडानी को, अंबानी को। आज तक जो नहीं हुआ, रेलवे बिक रहा है, हमारा एयर इंडिया बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, भारत पेट्रोलियम बिक रहा है, गैस हमारा बिक रहा है, BSNL बिक्री पर चढ़ा हुआ है। जो भी आज तक बनाया गया 70 साल में, जो आम जनता के खून पसीने से जो कुछ खड़ा किया गया, सबको ये मोदी सरकार और बिक्री पर लगाए हुए है। और अडानी अंबानी ऐसे लोग खरीदार बैठे हैं जो हमारी संपत्ति को खरीद करके जाएंगे। आम जनता के लाभ के लिए नहीं, ये कॉरपोरेट के लाभ के लिए सरकार चल रही है। इसीलिए पूरे देश में आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अखिल भारतीय किसान सभा विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल भी किया है, कल ट्रेड यूनियन का पूरे देश में हुआ, आज किसानों का हो रहा है। और हम लोग तब तक ये आंदोलन विभिन्न तरीके से चलाते जाएंगे जब तक सरकार मजबूर नहीं हो जाए कि ये जो काले कानून इन्होंने। सासाराम में एनसीसी के कैडेट ने संविधान जागरूकता पखवाड़ा के तहत मैराथन दौड़ निकाला है, जो 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस जागरूकता पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मैराथन का नेतृत्व एनसीसी के कर्नल BS चौहान ने किया। एनसीसी के कैडेट तथा गाइड अपने परिसर से निकलकर रोजा रोड सहित विभिन्न रूटों से गुजरे। हाँ जी, ये एक मैराथन दौड़ है जिसके अंदर में हम 17 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक संविधान जागरूकता एक पखवाड़ा मना रहे हैं। इसके अंतर्गत कई एक्टिविटीज़ की गई थी, जिसके अंदर में आज एक मैराथन दौड़ है। कल साइकिल रैली थी और 29 तारीख को कल हम और एनसीसी की परेड कर रहे हैं और हमारे जो सेशन जज साहब हैं वो एनसीसी की रैली को संविधान के ऊपर में संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है? आगामी 2 दिसंबर से सासाराम के सिविल कोर्ट में वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न सुलहनीय मामलों के अलावा बिजली विभाग, बैंक तथा अन्य मामलों का निष्पादन पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए कोविड को देखते हुए इस बार इस अदालत को पूरी तरीके से वर्चुअल कर दिया गया है। इसके लिए एजेंसी को प्रतिनियुक्त भी किया गया है। दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, लेकिन इस बार ये लोक अदालत पहले की लोक अदालत की तुलना में भिन्न होगी, क्योंकि ऑनलाइन वादों के निष्पादन की व्यवस्था की गई है। पहले की तरह ही सुलहनी वादों की सूची, बैंक से संबंधित मामलों की सूची या बिजली विभाग से संबंधित जो केसेस हैं उनकी सूची या NI एक्ट से संबंधित मामलों की सूची या घरेलू हिंसा से संबंधित वादों की सूची का चयन करके ऑनलाइन ट्रांसमिशन किया जाएगा शामा एजेंसी के वेबसाइट पर। और शामा एजेंसी का ये दायित्व होगा कि उस ऑनलाइन सूची के जो पक्षकार हैं उनसे वर्चुअल मोड में कनेक्टिविटी निर्धारित करेंगे। उनसे संपर्क करने का जो मोड होगा वो मोबाइल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। और संपर्क करने के पश्चात उनको उनके केस के बारे में सूचना दी जाएगी और सूचना के अनुसार जो हम लोगों ने डेट निर्धारित किया है 2 तारीख से लेकर 11 तारीख प्री काउंसलिंग सेशन होगा। उसमें पक्षकारों से बात करके उनसे जो है केस के संबंध में राय मशविरा करके एक निर्धारित सेटलमेंट हम लोग प्राप्त करेंगे और सेटलमेंट के उपरांत अवार्ड का बनाया जाना निश्चित होगा 12 तारीख को और उस पर ऑनलाइन सिग्नेचर ऑब्टेन करने की जिम्मेवारी शामा कंपनी की होगी। तो इस तरह से 12 तारीख को जो हम लोगों ने डिसाइड किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के निर्देशन में कि वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया जाए, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। न्यायालय से बहुत सारे केस हमारे पास आ गए हैं, उनकी लिस्टिंग करके हमने जो है शामा के वेबसाइट पर भेज दिया है और काज लिस्ट के अनुसार पक्षकारों को शामा के द्वारा निर्धारित तिथि में काउंसलिंग की डेट बताई जाएगी और तदुपरांत दिनांक 2 या कहा जाए कि 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हमारा काउंसलिंग सेशन होगा, जिसमें टाइम जो हम लोगों ने दिया है 2 बजे से 4 बजे तक का दिया है। उसमें सेक्रेटरी के अलावा कोई न्यायिक पदाधिकारी भी रहेंगे, संबंधित अधिवक्तागण भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बहुत सारे मामले जो कोरोना पीरियड में लंबित पड़े हैं
उनका अधिक से अधिक हम लोग निष्पादन कर सकें और पेंडेंसी को कम कर सकें। मुजफ्फरपुर के चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया है, जो काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें सदस्यता मिली है, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर में उनके कार्यालय में मुजफ्फरपुर एडवोकेट एसोसिएशन समेत कई अधिवक्ता ने फूलमाला पहनाकर बधाई दी है। मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किए जाने को लेकर सभी ने कहा कि आगे भी वे मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके मेंबर बने हैं और आज इस बार के पूर्व सेक्रेटरी और बार काउंसिल के सदस्य सचिता भाई, हमारे बार के जिला महासचिव बड़े भाई प्रवीण जी, मंटू जी, सभी अधिवक्ताओं, राम मिश्रा, सभी लोग के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, बधाई दिया गया है। इसके लिए तहे दिल से सभी लोग को भी धन्यवाद और बधाई। और हम चाहेंगे कि कानून के तहत अब मुजफ्फरपुर से भी जो भी कार्य हो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे PIL का हो या कानून संबंधित कार्य हो, सुविधा संपादित किया जाएगा। सासाराम में पिछले दिनों जमीन के विवाद में हुए हमले में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जाता है कि 22 नवंबर को शिवसागर थाना के ग्राम बियर बांध में जमीन के पुराने विवाद में रिश्तेदारों के द्वारा यूनिस अंसारी पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए डेहरी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। पापा मेरे सो रहे थे, लगभग 4 बजे के करीब है। वो सब पहले से थोड़ा विवाद था। इससे पहले वो पूरा उनका परिवार जो है घर में घुस गए हैं। किसके परिवार? वो खैरुद्दीन का परिवार। कौन है आपके? वो कौन है आपके? हमारे दादा लगेंगे ऐसे रिश्ते में, परिवार में आते हैं सब पहले के। हम 4 बजे करीब सर मैदान गए थे, उसी समय वो सब हमला कर दिए। विवाद किस तरह का था इनसे? विवाद सर पहले से ही था थोड़ा सा। मैंने किस चीज़ को लेकर विवाद था? जमीनी विवाद था क्या? हाँ, जमीनी विवाद है सर। बिहार के सहरसा जिला के सतरकटहिया प्रखंड कैंसर पेशेंट का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इस प्रखंड के लगभग हर घर में कैंसर पेशेंट है। यही नहीं, हर 5वें दिन कैंसर से एक न एक मरीज की मौत हो जाती है और फिर कैंसर का एक नया मरीज बाहर निकल कर आता है। सतरकटहिया के 70 सहरवा, मिन्हा, खादीपुर, सोनहा, कटैया, सिहौला गांव के हर घर की यही कहानी है। कोरोना महामारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू लॉकडाउन में सतरकटहिया के कैंसर पीड़ित मरीज काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो कहीं इलाज करवाने नहीं जा सके थे। ग्रामीणों की माने तो मरीजों का महावीर कैंसर संस्थान, IGIMS पटना, TIMCH मुंबई, एम्स दिल्ली और गुजरात के सूरत जगह पर इलाज चल रहा था, मगर लॉकडाउन के कारण परिचालन बाधित हो गई और जिन कैंसर मरीजों को केमोथेरेपी कराना था वो नहीं करा सका। सतरकटहिया में तो आज से 3 साल पहले भी कैंसर पीड़ित का बार जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बातचीत उठाया गया जी, और कई बार जो है सो सिविल सर्जन का भी दौरा हुआ। हाँ, और सबसे कोसी कमिश्नरी में सतरकटहिया में सबसे अधिक कैंसर पीड़ित पेशेंट सब। उसके लिए सरकार एकदम नींद में सोई हुई है, सर्वेक्षण करा करके घर बैठ जाती है। जिला पदाधिकारी उस पर अमल नहीं करते? कोई पदाधिकारी नहीं, बिहार सरकार ही उसको अमल नहीं करती है, तो और क्या करें। इस सतरकटहिया में जो सिविल सर्जन का जो दौरा था, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या कारण था सिविल सर्जन का दौरा करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हम लोगों को ठगने का काम हो रहा है। कैंसर एक बड़ी बीमारी है, महंगा इलाज है, उसके लिए रिसर्च टीम की ज़रूरत है। हमको लगता है कि सिविल सर्जन साहब सबका कम से कम 5-6 को दौरा हो चुका है। तो इन लोग करता क्या है कि हम लोगों को एक झुंझुना जो है बता देता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हम सर्वे में आए हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि शासन प्रशासन में जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जब आपको पता है मीडिया के माध्यम से कि यहाँ कोरोना से ज़्यादा कैंसर का जो है यहाँ स्थिति खराब है, वो समाज की समस्या है। क्या कैंसर बार एक दिन छोड़ के एक नई कैंसर का मरीज निकलता है। अच्छा। और इतना सहरसा जिला के एक प्रखंड सतरकटहिया है, जिसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कम से कम 60-70 आदमी की मौत भी हो चुकी है। हाँ। और इतना बीमार है जिसका इलाज चल रहा है। कहीं गरीबी के चलते, लॉकडाउन के चलते बीमार आदमी मर भी रहा है, वो इलाज नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रशासनिक
कुछ भी नहीं करता है। जब मीडिया साहब ने उछाल किया है तो प्रशासनिक आया, सिविल सर्जन साहब कुछ कह के गया, यानी वो मन की निरीक्षण किए हैं, निरीक्षण करके गया डोर बाय डोर, डोर टू डोर। अच्छा। और बोला जो हम जो है उसकी स्कैन कहते हैं, हाँ। अच्छा, स्कैन कर उसको हमको लिखी दीजिए तो हम कुछ इसमें सोचेंगे। अच्छा, तो क्या उसकी विधि व्यवस्था भी यहाँ पर कोई कायम किए हैं? कायम किसी कार्यालय का? कहाँ कार्यालय के तो कायम किया है। देखो आप बोला जो उसके डोर टू डोर जा करके सबके सर्वे करके हमारे पास लिखित दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। करीब करीब कितना आदमी प्रभावित है इस 70 कटैया में? 70 में कम से कम तो 35 आदमी। ये कौन सा वार्ड नंबर है? कौन वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। 70। इसमें काफी प्रभावित है। कितना आदमी होगा अंदाज? तो कम से कम 50 से ऊपर ये हो गया होगा। 50 से ऊपर हो गया है। ये लोग मन की बाहर इलाज करवा रहे हैं कि यही? कुछ इलाज बाहर भी हो रहा है, कुछ गांव में ही है। पूर्णिया के नगर थाना के गणेशपुर पंचायत में आलमनगर गांव NH 65 बिशु बाबा थाने के निकट सड़क पर चलने वाले व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीण के मदद से चोर को पकड़ा गया है, जो नगर थाने को सूचना देने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ के लिए जुट गई है। क्या हुआ है? हम साइकिल से आ रहे थे, पीछे से वो मोटरसाइकिल आ रहा था तो हम जैसे पीछे घूम के देखे ना तो 2 ठो आ रहा था, तो हमको शक हुआ कि ये लगता है चोर है। अगर नहीं होगा चोर तो कोई बात नहीं, हम मोबाइल जैसे निकाले गाना बजाने के लिए, मोबाइल निकाल के हम हाथ में पकड़ के रखे थे। वो आया मेरे नज़दीक और स्पीड लगा के मेरे हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश किया। जैसे वो पकड़ा मेरे मोबाइल को, हम भी मोबाइल को जोर से पकड़ के रखे थे। मोबाइल जो घींचे ना वो भी पकड़ा था, मोबाइल को गिर गया मोटरसाइकिल। जैसे गिरा था हम उसको पकड़े था। तुम्हारे पास कौन फोन था? इन्फिनिक्स। फोन का शक्ल दिखाओ पीछे से। कहाँ पर ये तुम्हारे पास मामला जो हुआ किस जगह हुआ था? बिशुवा थाना का। ये कौन सा प्रखंड में पड़ता है? वो केनगर प्रखंड में। कौन लड़किया उसका तुम पहचानते हो? उसको कौन थाने था? नहीं, उसको नहीं पहचानता है ना। अनजान आदमी है वो? अनजान आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद कुमार। कहाँ हुआ घर तुम्हारा? घर थाना चौक। इसको हमने थाना चौक। तो तुम कैसे मोबाइल छीन रहा था इसका? मोबाइल छीन नहीं रहे थे, गाड़ी मिस्टेक हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? सागर सिन्हा। घर कहाँ हुआ? घर PIC चौक चुनापुर के पास। कहते हैं किसी भी रोजगार को प्राप्त करने के लिए खुद को कुशल बनाना होता है। सासाराम के महावीर स्थान के प्रांगण स्थित खाली मैदान में इन दिनों लड़के लड़कियां विभिन्न शिफ्ट में शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद को प्रशिक्षित कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में बिहार सरकार के दरोगा तथा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। सासाराम के महावीर मंदिर के परिसर में छात्रों का दल पहले ग्रुप बनाकर एक दूसरे को थ्योरेटिकल विषय की तैयारी कराते थे, लेकिन इन दिनों यहाँ लगभग 90 छात्र और छात्राएं, जिनमें लड़कियों की भी संख्या है, सभी सुबह शाम यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ किया जा रहा है, जो रनिंग के साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट सारी जो तैयारी किया जा रहा है। और यहाँ से करीब 90 बच्चे प्लस ऐसे हैं जो अपने शारीरिक दक्षता की तैयारी पूरे भरपूर तरीके से कर लिए हैं। तो कितना लोगों को राहत मिलती होगी जब जॉब के लिए ये जाते होंगे, तो कितना राहत मिलता होगा आपके ट्रेनिंग होने से? इससे बहुत सारे राहत मिलता है कि अपना जहाँ जिस सेक्टर में जाए वो अपना ग्रोथ करे। अभी तक आपके ट्रेनिंग देने पर कितने बच्चे अभी तक सफलता पाए हैं? अभी सफलता करीब 3 साल से ही तो स्टार्ट हुआ है ये संस्था का। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? जैसे सिखाया जा रहा है इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट और रनिंग। जितने ये फिजिकल ट्रेनिंग जो है चल रहा है, जैसे बिहार SI और बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो फिजिकल की तैयारी किया जा रहा है, जितने इसमें आवश्यकता शारीरिक दक्षता की वो किया जाता है, ये पूरे तरीके से यहाँ प्रशिक्षण केंद्र दिया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बिंदु विद्यार्थी पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में कोरोना के कारण जिले में 12 दिसंबर को पहली बार लगने वाले ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में केस के निपटारे से पहले दोनों पक्ष की काउंसलिंग होगी, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति के बाद केस को निष्पादित किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव रंजन सिंह ने कोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि IT एजेंसी
सामा दोनों पक्षकारों को तकनीकी रूप से मदद करेगी। प्राधिकार के अलावा एजेंसी की टीम ने भी लोक अदालत के लिए तैयारी तेज कर दी है। दो पर्पज से बुलाए गए हैं। पहला है कि आप जागरूकता फैलाएं जिस विषय के लिए हमारा लोक अदालत होना है, ताकि लोगों तक आपकी बात जल्दी पहुंचती है, तो लोग जागरूक होंगे और वो हम तक आएंगे और पहल भी कर सकते हैं वो कि हम कम्प्रोमाइज़ करने के इच्छुक हैं, तो इससे हमें आसानी होगी। तो सबसे बड़े आप हमारे वाहक के रूप में हैं और हम आपसे उस योगदान की अपेक्षा भी रखते हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।